माँ जब तक जीवित रही, उनके बेटों ने उनकी जिम्मेदारी से किस तरह मुंह मोड़ा, यह शांता अच्छी तरह जानती थी। फिर उनकी मृत्यु के बाद दान पुण्य का यह आडंबर क्यों? कितनी नेक महिला थी मम्मा, मिलनसार, परोपकारी और हंसमुख। राग द्वेष तो जैसे छू ही नहीं गया था। मृत्यु के समय भी उनका चेहरा कैसा शांत और निर्विकार था। शी वॉज अ ग्रेटफुल लेडी। सचमुच मम्मा वॉज ग्रेट। जैसे कायदे और सम्मान से वे जीती थीं, उसी कायदे और सम्मान से उनका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। शांता के कान में अपने भाई भाभीयों के ये शब्द हथौड़े से बज रहे थे। जीते जी मम्मा को कदम कदम पर पीड़ित और अपमानित करने वाले ये सब एकाएक इतने सहृदयी कैसे बन गए कि उनका गुणगान करते नहीं अघा रहे। ड्राइंग रूम के फर्श पर चिरनिद्रा में सोई मम्मा ऐसी लग रही थी जैसे वर्षों का थका देने वाला सफ़र तय करके राहत की सांस ली हो उन्होंने। सिरहाने गेहूं के ढेर पर देसी घी का जलता हुआ दीपक रखा था। अगरबत्तियों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा कमरा सुबासित था। कुछ ही समय में पूरा घर मेहमानों से भर गया। चाची, ताई, बुआ, मौसी खबर मिलते ही अपने अपने बाल बच्चों के साथ पहुंच गई थीं। घर में भीड़ तो थी, पर एक अजब सी खामोशी भी थी। कहीं बुआ चाची की कानाफूसियाँ थीं तो कहीं मर्दों का जमावाड़ा। बस नहीं थी तो मम्मा। शांता के विवाह के समय लोगों की आवभगत करती मम्मा, एकांत में बेटी के विछोह में स्नेह बिगलती दुख के आंसू पोंछती मम्मा, भंडार से सामान निकालती मम्मा। छोटी सी थी तहंता तब। पापा के साथ सामाजिक पार्टियों में आती जाती, क्लबों, दोस्तों, गोष्ठियों के बीच उठती बैठती, समय से पहुंचती, पिकनिक, सैर सपाटों वगैरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। मम्मा का दप करता चेहरा उसे आज भी याद है। 3 बेटों की माँ होने का अभिमान, इतने बड़े चीफ इंजीनियर की पत्नी होने का अभिमान। हर आगंतुक का सम्मान भी इतना करती कि वह ढेरों आशीषें देता हुआ जाता। मम्मा एक ही बात कहती, भैया, एक मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे और दूसरे राम, लक्ष्मण, भरत जैसे मेरे 3 बेटे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। लेकिन देने वालों के आशीष शायद फल ही नहीं पाए, क्योंकि भरी जवानी में ही उनकी बिंदिया पोंछ दी गई। पापा के पीछे दौड़ने की आदी मम्मा एकदम से असहाय हो गई। न जाने कितनी रातें उन्होंने यही सोचते और छटपटाते हुए काटी कि दिन वर्षों की जर्जर नाव खेने के लिए मजबूत पतवारें कहाँ से लाएंगी। दुश्चिंताओं और कम खाने पीने से उनका चेहरा समय से पूर्व ही पक गया था। बस सोचना और चुप रहना। शहर में अनगिनत रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन महज सौजन्य की खातिर भी कोई नहीं आता था। सच्चे अर्थों में कोई आत्मीय भी तो नहीं था। पापा की 13वीं की बात तो किसी ने खोज खबर तक नहीं ली। बहुत सी काली परछाइयाँ, उदासी के ढेरों व्रत, पूरे घर के कोहलू को चलाने में पस्त सांसें। फिर कुछ ही दिनों में उनका दूसरा ही रूप दिखाई देने लगा, जैसे किसी ने उनमें प्राण फूंक दिए हों। बिना पिता के 4 बच्चों को पालने के लिए जो जीवट चाहिए, वह ना जाने कहाँ से उनमें उतर आया। संघर्ष की चट्टान पर उम्र को कसते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। बड़े भैया को डॉक्टर, मझले भैया को इंजीनियर और छोटे विक्रम को वकील बनाने में जुट गईं। वे शांता के लिए पापा के एक मित्र ने अपने सीए बेटे के लिए हाँ कर दी, तो इससे निवृत्त हो ली। शांता अपनी गृहस्थी में मग्न हो गई और 3 भाई अपने अपने करियर में। फिर उनका भी ब्याह हो गया। जब तक मम्मा की ज़रूरत थी तब तक पर्दा पड़ा रहा, लेकिन बीवियों के आते ही संपत्ति का विवाद शुरू हो गया। वकीलों ने अपनी जेबें गर्म की और किसी तरह मामले को निपटाया गया। बड़ा भैया अपना हिस्सा लेकर सिविल लाइन शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपना क्लिनिक भी खोल लिया। उन्हीं की देखा देखी मझले भैया भी एक 3 BHK का फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। विक्रम और उसकी पत्नी ने स्वेच्छा से पापा के इसी पुश्तैनी घर में रहने का निर्णय ले लिया था। संपत्ति तो सबने बांट ली, माँ को कौन रखे? बड़ी भाभी बोली, माता पिता को रखने का फर्ज छोटे बेटे का होता है। मम्मा शुरू से ही इस घर में रही हैं, अतः उन्हें विक्रम के पास ही रहना चाहिए। इस पर छोटी भाभी तुनक कर बोली, यह किसी कानून की किताब में तो लिखा तो नहीं है कि छोटा बेटा ही माँ को संभाले। जब 3 बेटों को एक सा पाला है, एक सा व्यवहार किया है, संपत्ति दी है, तो माँ को संभालने का दायित्व भी सभी का होना चाहिए। मझली भाभी धीरे से बोली, आप दोनों ही आपस में निपटाएं, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। जब मम्मा की 3 बहुओं में से एक बहू ने भी उन्हें रखने के लिए सहर्ष हामी नहीं भरी, तो बड़े भैया ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, ऐसा करते हैं, बारी बारी से मम्मा को हर एक के पास 1 महीना रहने दें। अगले महीने दूसरा स्वयं आकर उन्हें अपने घर ले जाए।
विक्रम की बीवी तो फौरन तैयार हो गई। बड़ी भाभी ने भी मन महसूस कर प्रस्ताव मान लिया, लेकिन मझली भाभी बड़ा कुनमुनाई। वह मुश्किल अलग घर गृहस्थी बसाकर वे सुख से जिंदगी जीने के अपने सपने देख रही थीं। अब हर तीसरे महीने ये जबरदस्ती की मुसीबत वे क्यों झेलती? वैसे भी उनकी मम्मा से पटती भी नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर झड़प या तकरार हो ही जाती थी। बौखलाकर बोली, आप लोग अपने निर्णय जबरदस्ती हम पर क्यों थोप रहे हैं? एक बार मम्मा से पूछ तो लीजिए। परोक्ष में मंजली भाभी ने काफ़ी समझदारी से काम लिया था, क्योंकि वे जानती थीं कि मम्मा की विक्रम और उसकी पत्नी से अच्छी बनती नहीं है, इसलिए वे उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगी। और मम्मा ने अपनी स्वीकृति दे भी दी थी। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। महीने की हर पहली तारीख को दोनों भाई मम्मा की मेंटेनेंस का खर्च आधा आधा करके विक्रम की बीवी की हथेली पर रख दिया करेंगे। और इस तरह दोनों भाइयों भाभियों ने अपने अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। शांता को याद आया, मम्मा कहा करती थी, एक तेरी ही चिंता है री शांता, बाकी तो मेरे तीनों बेटे हैं। इनके कंधों पर चढ़कर चली जाऊंगी तो स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। स्वर्ग नर्क तो किसने देखा? फिलहाल मम्मा तीनों बेटों के बीच बट गई थी। शांता कभी छुट्टियों में माँ से मिलने आती तो बुझे मन से लौट जाती कि विक्रम की बीवी मम्मा से ऐसा कटुतापूर्ण व्यवहार करती कि उससे मम्मा की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। बात बेबात टोकना जैसे उसका शगल हो गया था। कभी कहती, इतना सारा तेल सिर में डाल लिया है, चादर तकिए का क्या हाल होगा? कभी कहती, पता नहीं कितनी बार साबुन से हाथ मुंह धोती हैं, अब इस उम्र में इतना बनने संवरने का ना जाने क्या शौक चढ़ा है। कैसा बुरा लगता था। माँ से मिलने का लोभ ही था जो नैहर की इन गलियों में खींच लाता था उसे। समझ नहीं पाती थी मम्मा के जिस व्यक्तित्व का रुआब दूसरों पर बरसों तक पड़ता रहता था, वह अपने ही घर में कहाँ गुम हो गया था। कभी कभी इन व्यंग्यवाड़ों से तंग आकर मम्मा का मन करता बड़े या मझले भैया के घर हो आएं, पर कोई बुलाता तब तो जाती। एक दिन विक्रम भैया का बेटा सनी टॉफियाँ खा रहा था। मम्मा ललचाई नज़रों से उसे देख रही थी। शांता दूसरे कमरे में कपड़े रखने गई तो अचानक उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह मम्मा ही थी जो सनी से टॉफ़ी मांग रही थी। एक टॉफ़ी दे दे सनी। बड़ी माँ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। मेरे दांत तो हैं ही नहीं पगले, खराब क्या होंगे? अच्छा ठहरो, मैं मम्मी से पूछ कर आता हूँ। ऐ शैतान, मम्मी से पूछेगा तो क्या वह मुझे देगी? पर मम्मी से पूछे बिना दूंगा तो वो बहुत हम दोनों को डांटेंगी। आगे की बात सुनने की सामर्थ्य शांता में नहीं थी। शाम को बाजार जाकर उसने ढेर सारी टॉफ़ियाँ खरीदी और घर लौट आई। दुनिया की भूख मिटाने वाली अन्नपूर्णा एक टॉफ़ी के लिए तरस रही है। मम्मा के पास टॉफ़ियाँ रखकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ, तुम बांट देना। मम्मा की नज़रें झुक गईं। शायद वे समझ गई थी कि सुबह का वार्तालाप बेटी ने सुन लिया है, लेकिन फिर भी वे बेटे का पक्ष लेना नहीं भूली थी। शाम को विक्की आएगा तो उससे पैसे ले लेना। शांता, तू इस घर की बेटी है, तेरा पैसा इस घर में नहीं लगना चाहिए। हंसी आई शांता को। कहाँ का पैसा और कहाँ का विक्की? जो विक्की तुम्हारे आंचल की छाँव में पनाह मांगता था, तुम्हारे इर्द गिर्द गलवैयाँ डालकर सोता था, वह ना जाने कहाँ गुम हो गया। अब वह अपनी पत्नी का पति है, 2 बच्चों का पिता है, बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा। शांता क्या जानती नहीं, विक्की अब अपनी मम्मा की छाया से भी दूर भागता है। संवादों का माध्यम तो अब घर का नौकर कानाराम ही हो गया है। मम्मा का खाना तक उसी के हाथ भिजवा दिया जाता है। मम्मा बेचारी कभी तो अबोध बालक की तरह चुपचाप खा लेती, कभी जिद पर उतर आती। हमें नहीं खानी ये बेस्वाद दाल, मरा ना कोई बघार ना कोई छौंक, घास फूस की रोटियां और बिना घी तेल मसाले की सब्जी। हम तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन पकाते थे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये बीमारों वाला खाना मेरे गले से नहीं उतरता। लेकिन कानाराम मम्मा की शिकायत सुनने के लिए ठहरता ही कब था। वह भी जानता था भूख से वेयाल माजी वही थाली भी चढ़कर जाएंगी। जब से विक्रम की पत्नी का साम्राज्य इस पूरे घर पर स्थापित हुआ है, मम्मा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। किसी की हर गतिविधि पर अंकुश लगाया जाएगा तो इंसान चिड़चिड़ाएगा ही, और कुछ नहीं तो आंगन में बैठी मम्मा कई बार बेवजह ही चिल्लाने लगती, बहू ज़्यादा सीटी ना लगाना, तुम्हारे कुकर में दाल लपसी सी बन जाती है। कमरे के अंदर बैठी अकेली मम्मा अंदाज़ा लगा लेती अब सब्जी कट रही होगी। अरे कानाराम, भिंडी धोकर सुखा लेना, तभी कुरकुरी बनेगी। कल बैगन आलू के एक से टुकड़े कर दिए थे, तभी तो बैगन गल गए और आलू कच्चे ही रह गए थे। जले बघार की गंध आती तो मम्मा तड़प कर रह जाती। विक्की कैसे खाएगा? ऐसी दाल तो उसे पसंद नहीं है। मम्मा की चिंता शुरू हो जाती, पर विडंबना यह होती कि विक्की आकर उसी दाल को बहुत सौंधा और स्वादिष्ट बताता और मम्मा के मुंह पर ताला पड़ जाता। ऐसे समय में मम्मा की निरीहता और बढ़ जाती।
वे समझ गई थीं कि अब उनके अस्तित्व का उनके परिवार के लिए कोई महत्व रह ही नहीं गया है। अकेलेपन और सूनेपन से उन्हें खौफ सा महसूस होने लगा था। इस खौफ से निजात पाने के लिए वे जब तब ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें अब इस संसार से उठा ले, और ईश्वर ने उनकी सुन भी ली। मम्मा को भयंकर हार्ट अटैक आया। तीनों भाइयों ने मिलकर उन्हें शहर के सर्वोत्तम नर्सिंग होम में दाखिल करवाया। दोनों बड़ी भाभियां बारी बारी से अस्पताल में रहीं। विक्रम की पत्नी भी स्वादिष्ट पकवान डिब्बों में भेजकर मम्मा की सेवा में अपना योगदान देती रहीं। मंजली भाभी मौका मिलते ही कह डालती, अब जैसी भी हैं हमारी माँ ही है ना, सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है और हम कर भी रहे हैं। बाकी उन्होंने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है हम ही जानते हैं। लोग हैरानी से उन्हें देखते, अटकलें लगाते और चले जाते। न जाने मम्मा ने कौन सा कहर ढाया था इनके ऊपर। शांता सोचती रह जाती। मम्मा ने 2 दिन बाद ही दम तोड़ दिया था। आनन फानन में उनका निर्जीव शरीर अस्पताल से स्थानांतरित करके घर ले आया गया था। मोहल्ले और समाज बिरादरी के लोगों का झमघट लग गया। तीनों भाभियां जोर जोर से विलाप कर रही थीं। 13वीं के दिन महापात्र को सामान देते समय मुंह में दुपट्टा दबाकर सुबक पड़ने वाली शांता पीछे से आते संवेद रुदन को सुनकर हिचकियां दबाते हुए बड़े भैया से बोली, भैया आपने इन सबको ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही बुआ चाची हैं जो जिंदगी भर मम्मा को ताने मार मार कर छीलती रही हैं। पास ही संजीव भैया भी खड़े थे। अपना गुस्सा दबाकर बोले, क्या कहें, क्यों बुला लिया? ना बुलाते तो शिकायतों का टूट सिलसिला हमें उम्र भर जीने नहीं देता। हमें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज हैं। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। शांता जरा गुड़िया को हलवाई से 2 लड्डू दिलवा दे, कब से रो रही है। पसीना पोंछती बड़ी भाभी आई और गुड़िया को शांता के हवाले करके कमरे से बाहर निकल गई। भाभी अभी रो कौन रहा था? शांता ने तनिक हैरानी से मजली भाभी से पूछा। अरे वह मैं ही थी, मजली भाभी बोली। इस मौके पर जब कढ़ाई में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी भाभी जरा बाहर निकल गई थी, इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी। जीते जी दंगम दंगा, मरे बचाए गंगा। शांता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन मम्मा की तीनों बहुएं पल्ले से सिर ढांपती कमरे से बाहर निकल गईं। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। कुछ औरतें उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगीं। 13वीं के दिन तीनों भाइयों ने बढ़ चढ़कर खर्चा किया। तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, हलवा, पूरी लोगों को खिलाए गए। पंडितों को मुँह मांगी दक्षिणा दी गई। अनाथालयों में दान दिया गया। जीते जी मम्मा को सम्मान, सेवा, आदर, प्रेम भाव न देने वाले ये तीनों भाई भाभियाँ कल शायद अपने अपने दायरे और अपनी अपनी दुनिया में कैद हो जाएं। लेकिन तब क्या उन्हें उस निरीह वृद्धा का जो दुर्भाग्य से उनकी माँ थी ख्याल नहीं आएगा? दया आ गई शांता को उनकी नासमझी पर। बड़े भैया और मझले भैया हिसाब कर रहे थे। 200 कंबल भिखारियों को दिए, अनाथ आश्रम 1000 रुपये, ब्राह्मण भोज पर 5000 रुपये लग गए, सैया दान पर 9000 रुपये। कुल भैया छोड़ो पैसे का चक्कर, मैं अभी 20,000 का चेक काट देता हूँ, बाकी आप देख लेना। यह विक्रम था, मम्मा का छोटा लाडला बेटा। समाज के सामने इंसानियत और शराफत का मुखौटा चढ़ाए तीनों भाई स्वयं में फूले नहीं समा रहे थे। हंसी आई शांता को। जीते दिए न कौरा, मरे पछाए चौरा। उसकी आंखों के सामने सनी से टॉफ़ी मांगती मम्मा की तस्वीर घूम गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।